नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव जांगेट और आइडियल क्लासेस बादरा में आपका स्वागत है। चूंकि आप रीट 2020 की तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी लंबे टाइम से तैयारी हो गई है, तो ये पुराने क्वेश्चन पेपर देखने आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं कि आपको एक तो पता लगता है कि आपकी तैयारी कैसी है। दूसरा, अगर आपने अभी तक पुराने क्वेश्चन पेपर नहीं देखे हैं तो फिर आपको ये और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपको एक पैटर्न पता लगता है किस तरह के किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो ये वाला वीडियो मैंने पहले डाल रखा है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसके क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए थे। इसमें उससे पहले 30 क्वेश्चन होते हैं इसके। और आज बात करेंगे हम एक सब्जेक्ट की। इंग्लिश लिया है हमने और एक एक करके सब्जेक्ट लेंगे। इंग्लिश वाले अगर आप हैं तो इंग्लिश का ये सब्जेक्ट देखिए और टोटल 30 क्वेश्चन करेंगे। आपके कितने सही होते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। द मटेरियल शुड बी अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड मेंटल एज, मेंटल एबिलिटी, ग्रेड एंड लेवल। विच प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इज इन्वॉल्व इन दिस स्टेटमेंट। जो पढ़ाने का जो मटेरियल होता है बच्चे का, वो बच्चे की मेंटल एज, मेंटल एबिलिटी, ग्रेड और लेवल के हिसाब से होना चाहिए। इसमें टीचिंग का कौन सा सिद्धांत इन्वॉल्व है इस सेंटेंस में? तो कंक्रीटनेस, कोई लॉजिक नहीं है। एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस, सही होना, वो भी कोई मतलब नहीं है। प्रोपोर्शन, अनुपात की बात हो रही है, नहीं। सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन, आप जैसे देखें यहाँ पे खुद लिखा ही है, ग्रेड, लेवल, तो मतलब सिलेक्शन ऑफ ग्रेड एंड ग्रेडेशन, ग्रेडेशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो 31 का राइट आंसर क्या होगा? सी। अगला 32 है। डैश मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट टू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ लिंग्विस्टिक लर्निंग। लिंग्विस्टिक लर्निंग के वेरियस जो कंपोनेंट्स हैं, इसका किसका मीनिंग ऐसा है? तो इसमें आपका होगा हैबिट फॉर्मेशन, इंटरेस्ट, मल्टीपल लाइन और प्रोपोर्शन। तो इसमें राइट आंसर होगा प्रोपोर्शन, क्योंकि प्रोपोर्शन का मतलब अनुपात है। वेरियस कंपोनेंट में जो लिंग्विस्टिक लर्निंग में प्रोपोर्शन का इम्पोर्टेंस होगा। उसके बाद 33 में देखें। विच प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश क्रिएट्स अ जील टू लर्न समथिंग न्यू इन अ लैंग्वेज। कोई लैंग्वेज में कुछ नया सीखने के लिए एक जिज्ञासा पैदा करता है इंग्लिश में, ये कौन सा प्रिंसिपल है? तो इसका आप देखें तो प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर, द प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। तो जो इंथुजियाज्म कहें, जील कहें, जो जोश पैदा करता है कुछ सीखने के लिए, तो वो तो मोटिवेशन ही होता है। तो 33 का राइट आंसर क्या होगा? सी। 34 देखें। द मेथड emerges एज अ रिएक्शन ऑफ वेरियस demerits of the grammar translation method is option A bilingual method, play and learn method, direct method, the sentence method। तो 34 में आप देखें डायरेक्ट मेथड जो है ये इसका राइट आंसर होगा। जो डायरेक्ट मेथड है ये एमर्ज हुआ एक रिएक्शन ऑफ वेरियस डीमेरिट्स ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन। जो ग्रामर में जैसे ट्रांसलेट करके पढ़ाते हैं उसका एक डीमेरिट आता है डायरेक्ट मेथड में। 35वां क्या है? विच मेथड इज ऑल्सो नॉन एज नेचुरल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज। इंग्लिश को एक सेकेंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ाने के लिए कौन सा मेथड है? वो एक नेचुरल, प्राकृतिक मेथड के रूप में जाना गया है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, बाइलिंगुअल मेथड और डायरेक्ट मेथड। तो इसमें जैसे हमने ऊपर वाला आंसर सेम होगा, क्योंकि इसमें भी डायरेक्ट मेथड इज द मेथड विच इज़ नोन एज नेचुरल मेथड, जैसे डायरेक्टली हम पढ़ाते हैं। 36 में है चूज द प्रोडक्टिव स्किल फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से प्रोडक्टिव स्किल कौन सी है? उत्पादकतापूर्ण। तो लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और रीडिंग अलाउड। आप खुद समझें, रीडिंग अलाउड जोर जोर से पढ़ने से क्या होगा? लिसनिंग सुनने से क्या होगा? रीडिंग कुछ पढ़ने से। स्पीकिंग, जब आप स्पीक करते हैं किसी कोई टॉपिक पे बात करते हैं, बोलते हैं, तो आपकी स्किल डेवलप होती है, वो ये प्रोडक्टिव है। तो स्पीकिंग इज द राइट आंसर। अगला है व्हाट डू पीपल रीड फॉर द प्लेजर। अपनी खुशी के लिए लोग क्या पढ़ते हैं? लिटरेचर, लेबल्स, रिपोर्ट, डिक्शनरीज। जाहिर सी बात है, डिक्शनरी कौन पढ़ेगा, लेबल कौन पढ़ता, रिपोर्ट। तो लिटरेचर 37 का राइट आंसर होगा। लिटरेचर, साहित्य पढ़ते हैं हम अपनी खुशी के लिए। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले 2017 के रीड के क्वेश्चन पेपर में आपके साथ साझा कर रहा हूँ, आपको ये पता होना चाहिए। 38 में है विच टेक्निक ऑफ रीडिंग इज यूज टू गेट एट द जिस्ट ऑफ द टेक्स्ट। जिस्ट मतलब होता है निचोड़। तो स्कीमिंग, लाइब्रेरी, अलाउड, स्कैनिंग। लाइब्रेरी, अलाउड, इनका तो कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई एकदम आउट ऑफ लॉजिक है। स्कैनिंग एंड स्कीमिंग आप थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। तो स्कैनिंग कोई चीज़ को स्कैन करना, एक जो, और स्कीमिंग होता है सरसरी निगाह से पढ़ना। तो ये जो ए है इसका राइट आंसर होगा। 39 में है
विच टीचिंग एड कैन बी यूज टू टीच लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन, लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए क्या यूज़, कौन सा टीचिंग एड यूज़ कर सकते हैं? टेक्स्ट बुक, वर्ड कार्ड, पिक्चर कार्ड, टेप रिकॉर्डर। आप इसका ऑटोमेटिकली समझेंगे। लिसनिंग मतलब सुनने की जो क्षमता है, उसकी जो स्किल है बढ़ाने के लिए। वर्ड कार्ड, कार्ड तो पढ़ने के लिए होगा, देखने के लिए होगा। पिक्चर कार्ड अगेन कार्ड है तो विजुअल होता है। टेक्स्ट बुक अगेन विजुअल है। तो यहाँ पे एक ही चीज़ जो लिसनिंग से कंसर्न है वो है टेप रिकॉर्डर, सी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आप इसको ज़्यादा कोई बुकिश नॉलेज के बिना नॉर्मल लॉजिक से भी इसको आंसर कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट डिफिकल्ट, राइट। अगला 40 देखें। 40 में व्हाट कैन बी यूज्ड एज प्रॉप्स फॉर डायलॉग इन ऑर्डर टू टीच न्यू लेक्सिकल एंड स्ट्रक्चरल आइटम्स? टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक, रेलिया और डिक्शनरी। 40 का तो राइट आंसर इसमें होगा रेलिया। 41 द टेस्टीज हैज़ टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद करेक्ट ऑप्शन, विच स्किल इज टेस्टेड इन द स्टेटमेंट? टेस्टी मतलब जो टेस्ट करने वाला, आपको उसको जो अंडरलाइन वर्ड है उसको रिप्लेस करना होता है। तो इसमें क्या होगा? रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, हियरिंग, कौन सी उसकी जो स्किल वो टेस्ट हो रही है? 41। तो रीडिंग का कोई मतलब नहीं है, तो राइटिंग है, क्योंकि अंडरलाइन वर्ड को जो कोई दूसरा ऑप्शन लिखने की उसकी कैपेबिलिटी कब आएगी? उसको राइटिंग का अच्छा नॉलेज होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? राइटिंग। 42 देखें। Dash measures the student's achievement in relation to specific task which he will later be required to perform। बाद में जो उसको परफॉर्म करने के लिए उसकी जो स्पेसिफिक टास्क दी जाएगी उसको परफॉर्म करने के लिए उसका जो क्या अचीवमेंट कर लिया है वो देखने के लिए। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी, प्रोफिशिएंसी टेस्ट। बंदा कितना प्रोफिशिएंट है अपने किसी टास्क को करने में, तो इसमें बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। प्रोडक्टिव टेस्ट, इंटीग्रेटिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव, सीधा प्रोफिशिएंसी मतलब होता है उसकी दक्षता कितनी है। 43 में आप देखें। डैश टेस्ट मेजर्स द लैंग्वेज स्किल नेचुरली। नेचुरली जो लैंग्वेज की स्किल है वो कौन सा टेस्ट करता है? एमसीक्यू टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एमसीक्यू की फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड रीडिंग। तो इसमें क्या होगा, जो लैंग्वेज की जो स्किल है वो आप सब्जेक्टिव, जो जैसे तरह के आप आरएएस मेंस वगैरह और यूपीएससी के भी जो आईएएस के एग्जाम होते हैं उसमें जो सब्जेक्टिव लिखते हैं तो उसमें आपकी एक्चुअल स्किल पता लगती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सब्जेक्टिव। 44 है। व्हाट इज़ द कोज ऑफ फेलियर इन लर्निंग सेकेंड लैंग्वेज? दूसरी लैंग्वेज सीखने में जो असफलता का कारण क्या है? होम असाइनमेंट, ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ टारगेट लैंग्वेज, डायग्नोस्टिक टेस्ट, रीडिंग स्ट्रेटजी। तो सिंपल है कि इसको हम ओवर सिंप्लीफाइड करके सिखाते हैं लैंग्वेज को, इसी की वजह से वो सीख नहीं पाते। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ टारगेट लैंग्वेज। ग्रामेटिकल एरर्स रेफर टू ए इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स, बी स्पेलिंग एरर्स, लेक्सिकल एरर्स, एरर इन सिंटैक्स। तो ग्रामर की जो गलतियां होती हैं वो लेक्सिकल नहीं हो सकती, स्पेलिंग की नहीं हो सकती। स्पेलिंग एरर तो स्पेलिंग एरर है ऑटोमेटिकली। इनएप्रोप्रिएट वर्ड तो वो वोकैबुलरी की प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एरर इन सिंटैक्स। सिंटैक्स मतलब जो उसकी जो संरचना है वाक्य की उसमें गड़बड़ है। उसके बाद इस तरह से कुछ पैसेज आएंगे, उसके आपको पढ़ के आंसर करने होंगे। रीड द पैसेज केयरफुली आंसर। तो इसको पैसेज को देखते हैं। We pollute our environment by throwing different kind of waste carelessly. Methods of water reduction, waste reuse and recycling are preferred option of managing waste. This problem is more serious in cities because sometimes it is difficult to find a proper place to dump the waste. Garbage bins overflow in big cities. The waste begins to rot after few hours and stinks. It becomes a breeding place for harmful bacteria which would spread ill health and disease like malaria, typhoid, cholera and dengue etc. तो ये आपका आप इंग्लिश से हैं तो मुझे लगता है कि आपको इसका हिंदी करके अनुवाद सिखाना होगा। तो सीधा 46 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ सिनोनिम ऑफ डंप? डंप मतलब क्या होता है? डालना, कचरा डालना जैसे। तो वेस्ट डंप करना मतलब जहाँ पे कूड़ा डालते हैं। तो इसको पूछा क्या है? सिनोनिम मतलब इसका पर्यायवाची पूछा है 46 में। तो क्या होगा? डिस्पोज ऑफ करना। डिस्पोज ऑफ करना, फेंकना, डालना एक ही बात है। अगला है एंटोनिम ऑफ रिडक्शन 47। रिड्यूस मतलब क्या होता है? घटाना। एंटोनियम पूछा है मतलब ऑपोजिट पूछा है उसका, विलोम शब्द। तो डिमिन्यूएशन कम करना हो गया। डिकम्पोजिशन अलग ही हो गया, कंपोज को डिकम्पोज हो गया। इंडक्शन किसी को इंड्यूस करना। यहाँ क्या? प्रमोशन।
प्रमोशन इसका ऑपोजिट हो जाएगा। प्रमोट करना किसी चीज़ को बढ़ाना, रिडक्शन किसी को कम करना। तो राइट आंसर विल बी ए। 48 में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड? फर्टाइल, 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 फोर्टाइल। ऑब्वियसली ये आपको फर्टिलिटी, उत्पादकता आपने शब्द सुना ही होगा, तो ये फर्टाइल से फर्टिलिटी बना है, FER उसमें होता है। राइट आंसर इज FERTILE। अगला है 49, द वर्ब पोल्यूट कैन गिव अस द नाउन। पोल्यूट से हमें नाउन क्या मिल सकता है? ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पोल्यूटेशन, पोल्यूशन, पोल्यूटेड, पोल्यूएबल, पोल्यूटेबल। तो सिंपल है, तो एकदम आंसर, कोई इसमें प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। पोल्यूशन आप जानते ही हैं, प्रदूषण जिसे कहते हैं हिंदी में। 50 है, फाइंड द करेक्ट वन वर्ड फॉर द फ्रेज गिवन बिलो। कन्वर्टिंग वेस्ट इनटू रीयूजेबल मटेरियल। जो वेस्ट होता है, कचरा है, उसको वापस पुनः काम में लेने लायक जो मटेरियल बनाना होता है, इसको क्या बोलते हैं? गार्बेज, कचरा अपने आप ही कचरा है वो तो गार्बेज। मैनेजिंग वेस्ट, वेस्ट को मैनेज करना। ब्रीडिंग, ब्रीडिंग मतलब होता है उसके अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह पैदा होते रहते हैं, जनन जिनका होता है, उसको बोलते हैं। तो रिसाइकलिंग, उसको दोबारा से रिसाइकिल मतलब वापस यूज वाले साइकिल में लेके आना, तो रिसाइकलिंग इज द राइट वर्ड। राइट, 50 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला देखते हैं, एक छोटा सा एक और दिया है, रीड द पैसेज, प्रोस पैसेज 2 दिया है इन्होंने। I have access to save water to avoid water crisis in the near future. It is necessary that correct policies and schemes are made. Water conservation and its proper management can also be considered as one of the effective steps to avoid water crisis. India has a long tradition of water harvesting. Harvesting rainwater is one of the most effective ways to tackle the water crisis. The basic principle is to collect the rainwater where it falls, use it and let it seep into the ground. Seep मतलब होता है पानी के अंदर, जमीन के अंदर रिस जाना. In this, Rashtrapati Bhavan is leading the way. It is one of the few buildings in the Delhi that conserve rainwater. Aizawl in Mizoram meets most of its water needs through the rooftop harvesting. Right? 51 का करें। इसमें अगर आप इंग्लिश से हैं, अगर आपको थोड़ा सा तकलीफ़ हो रही है इसको ट्रांसलेट करने में हिंदी में, तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश का एक और पेपर आता है, उसके 30 क्वेश्चंस और हम करेंगे। राइट, 51 का देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेट मतलब वर्णन करने वाला, किसी चीज़ का वर्णन करता है। तो दिस इज कार, दिस इज दिस थिंग, दिस। तो दिस जो होता है वो डेमोन्स्ट्रेटिव होता है, आपको ये तो अच्छे से याद ही होगा। नेक्स्ट है 52, आई हैव एक्सेस टू सेफ वाटर। द अंडरलाइन वर्ब हैव इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये हैव है, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो ये है वर्ब इन सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का वर्ब है ये। 53 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव इन देयर करेक्ट फॉर्म। करेक्ट फॉर्म में कौन से 3 डिग्रीज हैं? नियर, मोर, नियर, नियरेस्ट, नहीं, बिल्कुल नहीं है। करेक्ट, मोर करेक्ट, करेक्टेस्ट, नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्यू, फ्यूअर, द मोस्ट फ्यू, नहीं। इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव, मोस्ट इफेक्टिव, राइट। ऑब्वियसली 53 इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव एंड मोस्ट इफेक्टिव, बिकॉज इफेक्टिविस्ट या इफेक्टिवियर ऐसा कुछ वर्ड नहीं होता है, तो इसमें मोर और मोस्ट लगेंगे। राइट आंसर विल बी डी। 54 देखें, इन द फेयर एज वाटर क्राइसिस इन द नियर फ्यूचर द डिटरमाइनर यूज्ड इज। इसके अंदर डिटरमाइनर कौन सा यूज़ किया गया है? तो दी इसमें डिटरमाइनर है, आपको बाकी ऑप्शन बताने की ज़रूरत ही नहीं है। 55 देखें, कंजंक्शन इन द पैसेज आर। इस पूरे के पूरे पैसेज में कंजंक्शन कौन से हैं? आप अगर इसमें पूरे पैसेज को फिर से देखेंगे तो आपको पता लगेगा एंड दैट दोनों कंजंक्शन इसमें यूज़ करे गए हैं, बाकी नहीं है। कंजंक्शन मतलब दो सेंटेंस को जोड़ने वाला, आपको कंजंक्शन तो पता होगा। इसके अलावा 56 पे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन का करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा है? डू यू हैव गोट अ कार। जब डू यू लग गया और गोट अ कार तो मतलब ही नहीं है। हैव यू गोट अ कार, डिड यू हैव गोट अ कार, डिड यू गोट अ कार। तो आप इसके अंदर देखें 56 में, हैव यू गोट अ कार, दिस इज द राइट आंसर। क्यों? कि जब डिड लग जाता है तो यहाँ पे गोट कैसे हो सकता है? डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे गेट आना चाहिए गोट की जगह पे। डिड यू हैव गोट अ कार, ये पूरा स्ट्रक्चरल एरर है। डिड यू हैव गोट अ कार, अगेन डू यू हैव गोट अ कार, तो इसमें बी इज द राइट आंसर। राइट, 57 देखें, द पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस थीव्स ब्रोक इनटू माय हाउस विल बी, थीव्स ब्रोक इनटू माय हाउस। तो इसमें
माई हाउस वॉज ब्रोकन इन टू बाई थीव्स, राइट आंसर सबसे पहले ही है, थीव्स वर ब्रोकन इन टू माई हाउस, मतलब चोर थोड़े टूटे थे, ब्रोकन इन टू नहीं। माई हाउस हैज़ बीन had been broken into by thieves, नहीं बिल्कुल नहीं। माई हाउस वॉज ब्रोकन बाई थीव्स, घर को तोड़ दिया गया, बिल्कुल। तो इसमें पहला इज द राइट आंसर, माई हाउस वॉज ब्रोकन इनटू बाई थीव्स। 58 में देखें, 58 रघु इज द टॉलेस्ट, करेक्ट ऑप्शन देखना है इसमें से, रघु इज द टॉलेस्ट ऑफ एनी अदर बॉय इन माई क्लास, नहीं, ये मैं ऊपर कर देता हूँ, पूरे टोटल आ जाएंगे इसके अंदर। रघु इज द टॉलेस्ट ऑफ एनी अदर बॉय इन द क्लास, रघु इज टॉलेस्ट बॉय आउट ऑफ एनी बॉय, आउट ऑफ एनी बॉय नहीं होता है, रघु इज द टॉलेस्ट बॉय इन माई क्लास, रघु इज मोर टॉल देन माई, ये कोई मतलब नहीं बनता, तो इसमें क्या होगा, मोर टॉल के बजाय टॉलेस्ट सबसे अच्छा सा लगा रखा है इसके अंदर, ये वाला, रघु इज द टॉलेस्ट बॉय इन माई क्लास, राइट आंसर विल बी सी। 59 में देखें, द पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस हु रोट दिस पोएम विल बी, हु रोट दिस पोएम, तो इसमें आप देखें बाय होम, हु जब लगता है तो इसका बाय होम तो लगाते ही लगाते हैं, तो बाय होम इसमें सभी में लगा हुआ है। उसके बाद देखें वॉज दिस पोएम रिटन, जब ये क्वेश्चन मार्क है तो पहले वॉज पहले आ जाएगा, तो यहाँ पे वॉज भी आ गया, उसमें हैड हैज़ ये आप निकाल सकते हैं, सिर्फ सी और डी ऑप्शन आते हैं। वॉज दिस पोएम रिटन, बीइंग कैसे लग सकता है, बीइंग मतलब ऊपर वाले इसके अंदर आईएनजी होना चाहिए, राइटिंग वगैरह होता तो यहाँ पे बीइंग आता, तो ऑटोमेटिकली हम यहाँ समझ सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, सी विल बी द राइट आंसर। 60 विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर करेक्ट कौन से में है। वाई हैडंट सी अटेंडेड द मीटिंग, वाई डिडंट सी अटेंड द मीटिंग, देखो डिडंट डिडंट लग जाता है तो ऑटोमेटिकली उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगनी चाहिए। सी में आप देखेंगे तो डिडंट के बाद अटेंडेड नहीं हो सकता। वाई हैडंट सी अटेंड, हैड प्लस हैड के बाद V1 कभी नहीं आता। हैवंट सी अटेंडेड, तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी, वाई डिडंट सी अटेंड द मीटिंग। तो ये थे 60 क्वेश्चंस, आपके कितने सही हैं मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। नेक्स्ट मैं इंग्लिश का फिर से लेके आ रहा हूँ, उसके बाद आप कौन सी लैंग्वेज का चाहते हैं मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।